हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो भी हमारे फर्स्ट के 3 चैप्टर है वहां से इस सभी वीडियो को लाए गए हैं और सभी प्रश्नों को लाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि करबक के रचयिता कौन है। बच्चों जल्दी से आप लोग बताइए कि करबक जो आपका पोएट्री सेक्शन का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम बच्चों करबक है और यह पद्मावत से लिया गया है। याद रखिए कहाँ से बच्चों, पद्मावत से लिया गया है। और यह रचना है मलिक मोहम्मद जैसी जी का। बच्चों याद रखिए, देखिए यह 2018 के आर्ट्स में, 2019 के साइंस में और 2023 के साइंस में और 2024 के आर्ट्स में यह पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपसे। देखिए यहाँ पर, और आपका जो यहाँ पर मंथली एग्जाम होने वाला है उसमें भी यह क्वेश्चन आने आएगा। बच्चों देखिए यहाँ पर, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी बच्चों यहाँ पर जल्दी से बताइए किसकी रचना है। तो यह सूरदास जी की रचना है। याद रखिएगा, सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि है बच्चों। और देखिए थर्ड नंबर प्रश्न क्या है हमारा, कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी, देखिए यहाँ पर क्या यह प्रसाद युग के थे, भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे, या फिर स्वतंत्रोत्तर युग के थे। बच्चों तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो कि बातचीत चैप्टर को जिन्होंने लिखा है बच्चों, वह भारतेंदु युग के। और पूछा जाए कि यह कौन से काल के है बच्चों, तो याद रखिएगा आधुनिक काल के लेखक है। किस काल के बच्चों, तो आधुनिक काल के लेखक है। और युग पूछा जाए तो यह भारतेंदु युग के बच्चों लेखक है। देखिए यहाँ पर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी, जिसे हिंदी के विकास में मील का पत्थर भी माना जाता है। और इसके कहानीकार है बच्चों हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये भी प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इस उसने कहा था जो कहानी है, इसे हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना जाता है, मील का पत्थर माना जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न, कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत जो हमारा निबंध है, निबंध में भी पूछा जाए कि कैसा निबंध है बच्चों, तो वह है ललित निबंध। कैसा निबंध, ललित निबंध है। और इसके निबंधकार है हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। याद रखिएगा, इन्होंने 1000 से भी अधिक निबंधों को लिखा है, 1000 से भी अधिक निबंध लिखा है, जिन्हें उन्होंने भट्ट निबंध माला में संकलित किया है। देखिए यहाँ पर, कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन जो कि कौन था बच्चों, तो वह वजीरा सिंह के भेष में आया था। वह जर्मन लप्टन जिसे लहना सिंह ने पहचान लिया था उसके बातों से, और फिर उसको मार गिराया। किसने बच्चों, तो लहना सिंह ने। याद रखिएगा, लहना सिंह के मामा जी का घर था अमृतसर में, अमृतसर जो कि पंजाब में थे। और कहानी की शुरुआत भी बच्चों अमृतसर से ही होती है। लहना सिंह जो है वह 77वें सिख राइफल के जमादार पद पर थे। और वह बाद में जाकर वह उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, जिसे आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से होती है। देखिए चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो चित्ररेखा, अखरावट, पद्मावत, करबक, ये सभी जो चैप्टर्स है यह बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिन्हें प्रेम का पीर कवि माना जाता है। कौन सा बच्चों, तो प्रेम के पीर कवि के भी नाम से यह जाने जाते हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है बच्चों, जायसी की रचना है पद्मावत, जहां से हमारा करबक चैप्टर को लिया गया। करबक चैप्टर पूछा जाए आपसे कि करबक से कहां से लिया गया है, तो यह याद रखिएगा पद्मावत से करबक को लिया गया है। और यह जो है यह ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। पूरा पद्मावत जो है बच्चों यह ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इसे लिखा है बच्चों। सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। सूरदास जी को दीक्षित करने वाले कौन से गुरु थे, तो वह थे बच्चों कौन, तो स्वामी वल्लभाचार्य जी। कौन थे, तब स्वामी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने सूरदास जी को दीक्षा दिया था। इसलिए दीक्षा गुरु के नाम से हमारे वल्लभाचार्य जी जाने जाते हैं। रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हित धाय, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से संकलित है बच्चों, तो रामवती गौ खरिकनी में, यानी कि रामभाती हुई गाय जो है वह अपने बछड़े के पास जाती है। यह जो है सूरदास जी के पद में यह आया है, सूरदास जी के पद में यह आया है। जिस वक्त माँ यशोदा जो है वह कृष्ण को सुबह होने का, जगाने के वक्त प्रमाण देती हुई दिखाई पड़ती है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी यह जो है यह किस परंपरा के कवि है बच्चों, तो यह प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के, प्रेमाख्यानक
काव्य परंपरा के याद रखिएगा। यह सभी प्रश्न जो है आपके मंथली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण को पूजा करने वाले कौन से यहाँ पर कवि थे बच्चों? क्या यह तुलसीदास जी थे, जायसी जी थे, कबीरदास जी या फिर सूरदास जी? तो मैंने बार बार आपको बताया है कि सूरदास जी जो है यह भगवान कृष्ण के पूज्य थे। भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण को कौन पूज्य मानते थे? तो सूरदास जी। और यहाँ पर जो तुलसीदास जी है यह राम भगवान को, किसको बच्चों? तो राम जी के पूज्य थे। कौन? राम जी को बच्चों पूज्य कौन मानते थे? तो वह थे तुलसीदास जी। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? इसको जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसको बताइए कि 23 जून 1884 में हुआ था, 1844 में, या फिर 20 जुलाई 1902 को, या फिर 18 दिसंबर 1834 को हुआ था। तो याद रखिए बाल कृष्ण भट्ट जिनका जन्म बच्चों 23 जून 1844 ईस्वी को होता है, वह भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसका अभी नाम प्रयागराज पड़ चुका है। याद रखिएगा इलाहाबाद का नाम जो है अब प्रयागराज हो चुका है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रयागराज भी दिया मिल सकता है इलाहाबाद के जगह पर। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट जी जिनके पिताजी जो है वह पेशे से एक व्यापारी थे और उनका नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15वां नंबर प्रश्न कि बातचीत किस विधा की रचना है बच्चों? बातचीत जो है यह कैसी रचना है? क्या यह आलोचना है? क्या यह गिद्ध है? या फिर बच्चों यहाँ पर शोध है या फिर निबंध है? या यहाँ पर क्या होगा बच्चों? तो बातचीत जो है यह बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित एक ललित निबंध है। निबंध तो है, इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह कैसा निबंध है बच्चों? तो यह जो है यह एक प्रकार का ललित निबंध है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था जो कि जंगलों में रहा करता था। जंगलों में रहा करता था, वो भी जानवरों के बीच में रहा करता था, और उसने 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य को देखा ही नहीं था। एक बार होता है जब वह 16 साल के बाद वह एक व्यक्ति को देखता है जिसका नाम फ्राइडे था, और उसके मुख से बात सुनता है। फिर उसको मालूम चलता है कि बोलने की भी कला होती है मनुष्यों में। उसने आज तक किसी भी व्यक्ति को ना तो देखा था और ना ही उसने किसी व्यक्ति की आवाज सुनी थी। तो फर्स्ट बार वह सुनता है 16 वर्ष के बाद, याद रखिएगा, जिसके बाद उसे लगता है कि मैंने फिर से इंसान में जन्म ले लिया हो। और देखिए यहाँ पर कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बात में उमड़ा चलाता है? तो हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जब दो सहेलियां बातचीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो उसमें रस का समुद्र उमड़ा चला है। किसके बातचीत में? तो दो हम सहेलियों के बातचीत में, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो उसने कहा था जो कहानी है बच्चों, उसमें लहना सिंह जो है, लहना सिंह जब बोधा सिंह को जब ठंड लग रही होती है और उसे बुखार भी होता है थोड़ा थोड़ा, तब लहना सिंह जो है अपना जर्सी उतार कर दे देता है बोधा सिंह को, और बोधा सिंह की ड्यूटी को भी यह खुद ही निभाता है और खुद ही करता है उस ठंड से भरी कराती हुई ठंडी में बच्चों। देखिए यहाँ पर कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन यह जो है बच्चों यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है और यह एक प्रकार का कहानी है, याद रखिएगा। सुखमय जीवन जो है एक प्रकार का कहानी है, ना कि निबंध है बच्चों। चूंकि इसमें कई बच्चे जो है वो फंस जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यह चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित एक प्रकार का कहानी है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था भी एक प्रकार का कहानी है बच्चों, और पूछा जा रहा है कि यह कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा यह प्रकाशित हुआ था जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1915 में बच्चों यह जो कहानी है यह प्रकाशित होता है। और किस पत्रिका में प्रकाशित होता है इसको आपको कमेंट में बताना है। और देखिए बच्चों
अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी जिसकी शुरुआत ही होती है अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से, जिसमें किस प्रकार के वहां के लोग जो है बात करते हैं और किस प्रकार से लोगों से रास्ता पूछते हैं और साइड हटने के लिए बोलते हैं, वो जो कि सबसे अलग होता है, सभी शहरों के मुकाबले अलग वहां पर बात किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पलटन का विदूषक कौन था बच्चों। पलटन का विदूषक यहाँ पर बता दीजिए कि कौन था। पलटन का विदूषक, पलटन किसको कहा गया है बच्चों। तो वह कहा जाता है जो कि बहुत हंसी मजाक करता है, जो कि हंसी बढ़ाता है। एक सभी के ग्रुपों में, सभी दोस्त के ग्रुप में ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो सबको हंसाते रहे, उसी को कहा गया है। और वही लाहना सिंह के ग्रुप में भी था जिसका नाम था वजीरा सिंह बच्चों, वजीरा सिंह। देखिए यहाँ पर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है। यहाँ पर कहानी जो है यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन है। तो जूठन तो है नहीं बच्चों, रोज भी नहीं है, तिरछ भी नहीं। इस चीज को आपने नहीं पढ़ा होगा, जो कि आप बाद में जाकर पढ़ेंगे। जूठन जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है और रोज जो है यह अज्ञेय जी की रचना है और तिरछ जो है बच्चों उदय प्रकाश जी का है। लेकिन उसने कहा था तब तक आप समझ जाइए यह चंद्र शर्मा गुलेरी का है और इसे तो आप लोग बाद में जाकर पढ़ने वाले ही है आप लोग। देखिए यहाँ पर कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था जो है बच्चों यह एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है, क्योंकि लाहना सिंह जो है अपने कर्म को देखते हुए अपने मौत तक को वहां पर छू लेता है और अपनी कुर्बानी तक दे देता है। देखिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म है यह जायस कब्र अमेठी में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है बच्चों। तो वह उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। यूपी याद रख लीजिए आप लोग कि यूपी में है जायस। और देखते हैं अगले नंबर प्रश्नों को कि जायसी ने अपनी आंख की जो उपमा है किससे की है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी आंख की तुलना, उपमा कहने का अर्थ है बच्चों तुलना, जैसे हम लोग किसी चीज की तुलना करते हैं कि इसी की तरह कोई और चीज, तो उन्होंने बच्चों याद रखिएगा जायसी जी जो है उनके पास एक ही आंख थी। एक आंख जो है, एक आंख से वह अंधे थे, उनके पास एक ही आंख थे और उनका चेहरा भी था बच्चों तो वह चेचक से भरा हुआ था। चेचक एक बीमारी होती है और उनके एक आंख जो है वह तुलना करते हैं दर्पण से। जिस प्रकार दर्पण जो है सभी मनुष्यों की या फिर किसी भी चीज हो उसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है, उसी प्रकार जो है जायसी जी अपनी एक आंखों से सभी की वास्तविक चीजों को देखते हैं, स्वच्छ निर्मल तरीके से देखते हैं। पद्मावत अब देखिए किसकी रचना है बच्चों। तो पद्मावत को हमने पढ़ चुका है कि यह जायसी जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। और देखिए कि प्रेम के पीर कवि कौन है बच्चों। प्रेम के पीर कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है यहाँ पर बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी को। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी जी, याद रखिएगा। इन्हें प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है और यह प्रेमाख्यानक कवि माने जाते हैं बच्चों। और 29वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो मलिक मोहम्मद जायसी कहने का अर्थ है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी की इसमें से कौन सी कृति नहीं है यह देखिए। क्या पद्मावत, अखरावट, चित्र रेखा, भक्तमाल, इसमें से कौन सी कृति बच्चों जायसी जी का नहीं है। तो देखिए पद्मावत उन्हीं का है, अखरावट भी उन्हीं का है और चित्र रेखा भी उन्हीं का है। लेकिन भक्तमाल जो है बच्चों, भक्तमाल है बच्चों किसका। तो यह 56 चैप्टर के लेखक जो कि कौन है, नाभादास जी बच्चों। तो नाभादास जी का है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। भक्तमाल जो है जिसे भक्त चरित्रों की माला भी कहा जाता है, भक्त चरित्रों की माला, जिसे आप बच्चों बाद में, क्योंकि यह अगला चैप्टर चौथा नंबर आपका पोएट्री सेक्शन का है चैप्टर है, तो इसे आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना जान लीजिए यह जायसी जी की रचना नहीं है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि कन्या का अर्थ क्या होता है। तो कन्या जो है बच्चों, कन्या का अर्थ होता है गोद। जैसे वहां पर एक लाइन आता है कि नंद की कन्या, यानी कि यहाँ पर जो है जैसे नंद की गोद में जो बैठे हुए थे कृष्ण, उनके बारे में यह चर्चा आती है। देखिए मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। क्या ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को या फिर राम को बच्चों। मीरा जो थी उसने अपना प्रियतम किसे माना है। तो वह मानी है कृष्ण को। किसको बच्चों। तो यहाँ पर हमारा कृष्ण राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे और
बढ़ते चलेंगे क्योंकि 50 प्रश्नों को हमें कंप्लीट करना है। देखिए राधा रस केली किसकी रचना है? राधा रस केली जो है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कृष्ण के रिलेटेड जितने भी बात आएंगे सब जो होगा वह सूरदास जी का होगा। तो कृष्ण के रिलेटेड ही राधा है, तो राधा रस केली जब भी पूछे तो याद रखिएगा सूरदास जी को। आप लोग याद रखिएगा, किसको याद रखना है बच्चों? तो सूरदास जी को आपको याद रखना है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हो जाएंगे? तो कृष्ण को पूज्य मानने वाले कौन व्यक्ति है बच्चों? तो भगवान कृष्ण को पूजा करने वाले हैं सूरदास जी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि सूर सागर किस भाषा में रचित है बच्चों? तो सूर सागर जो है यहाँ पर, सूर सागर जो कि ब्रज भाषा में रचित है। क्योंकि जो है सूरदास जी जो है यह भगवान कृष्ण को मानते थे। भगवान कृष्ण कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? तो यह ब्रज के ही रहने वाले थे। तो यह एक ट्रिक है बच्चों की याद रखिएगा, इसीलिए सूरदास जी जो है ज्यादातर ब्रज भाषा में ही किसी चीज को लिखते थे। किस भाषा में बच्चों? तो ब्रज भाषा में। भगवान कृष्ण भी ब्रज के रहने वाले थे और सूरदास जी भी ब्रज भाषा में ही सभी रचनाओं को रचे हैं, ज्यादातर अपने रचनाओं को। देखिए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य बच्चों किसे कहा जाता है? तो सूर्य से ही आप लोग डिनोट कर लीजिए कि सूर्य और सूरदास, सूर्य और सूर्य, तो सूर्य से ही याद रखिए सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य बच्चों सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है बच्चों? तो सूरदास जी जो है यहाँ पर यह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। याद रखिएगा, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। देखिए यह 2021 में और 2022 में पूछा गया है। कृष्ण जी जो है वह कहाँ रहते थे बच्चों? तो वह ब्रज में रहते थे। और ये भी याद रखिएगा सूरदास जी के पूज्य कौन है? तो यह है बच्चों सूरदास जी किसकी पूजा करते हैं? तो यह कृष्ण भगवान को। और कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? तो ब्रज में। तो ब्रज भाषा इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है बच्चों? 100 आजान, इसका बच्चों एक बड़ा ही अच्छा अर्थ होता है। आजान का मतलब बच्चों मूर्ख होता है। 100 मूर्ख में एक समझदार व्यक्ति यानी कि एक सुजान। इसका जो रचनाकार है बच्चों यह है बच्चों हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। उनकी यह रचना है जो कि एक प्रकार का उपन्यास है। क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का उपन्यास है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो हमारे भीतर जितना भी धुआं या फिर मवाद जमा रहता है वह बातचीत के जरिए निकल पड़ता है, ना कि बच्चों बहस करके, ना ही झगड़ा करके और ना ही बच्चों हंसने से। वह कैसे निकल पड़ता है? बातचीत के जरिए। जब भी आपको कोई परेशानी हो, जब भी आप ज्यादा टेंशन में हो तो अपने दोस्तों से बात कीजिए। किससे बच्चों? तो वह आप अपने दोस्तों से बात कीजिए। आपका जो पूरा दिल जो है, आपका मन जो है एकदम शांत हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो आपने उसने कहा था कहानी पढ़ा होगा जिसमें हमेशा वह जो 12 वर्ष का लड़का था जिसका नाम था बच्चों क्या? तो वह था लहना सिंह। कौन था बच्चों? तो वह था लहना सिंह, जो कि 8 वर्षीय लड़की से हमेशा पूछते रहता था कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है बच्चों मंगनी। तेरी कुरमाई हो गई कहने का अर्थ था कि तेरी मंगनी हो गई। तो जब वह जो लड़की है वह हमेशा इधर कहकर भाग जाती थी, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि वह कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं यार रेशम से कटा हुआ सालू। तो याद रखिएगा कुरमाई का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो मंगनी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 40वां नंबर प्रश्न देखिए कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बच्चों केवल 3 कहानियां लिखा है। याद रखिएगा 3 कहानियां कौन कौन बच्चों? तो याद रखिए सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, उसने कहा था बच्चों, उसने कहा था और बुद्धू का कांटा। यह तीनों कहानियां को याद रखिए चूंकि बच्चों यह बार बार आपसे पूछा जाता है। कौन कौन? तो सुखमय जीवन, उसने कहा था और बुद्धू का कांटा। 3 कहानियों को ही लिखा था गुलेरी जी ने। तीनों को बच्चों आपको याद रखना है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो कि एक प्रकार का क्या एकांकी है या फिर कहानी है या फिर यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है बच्चों? तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या?
तो ललित निबंध हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति, कौन सी रचना बच्चों बालकृष्ण भट्ट की नहीं है यहाँ पर, तो जल्दी से देखिए, नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं की रचना है, 100 अजान एक सुजान भी उन्हीं का रचना है, सद्भाव का अभाव भी बच्चों उन्हीं का रचना है। लेकिन जो परीक्षा गुरु है यह लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। किनका है बच्चों, तो यह लाला श्रीनिवास दास जी का रचना है। एक और रचना है बच्चों जिसका नाम क्या है, मैं आगे आपको बताता हूँ, संयोगिता स्वयंवर, या फिर मैं आपको आगे बता दूं। देखिए यहाँ पर 100 अजान एक सुजान, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। 100 अजान एक सुजान यानी कि 100 मूर्खों में एक जो है बच्चों एक समझदार व्यक्ति, उसका मतलब होता है। और यह जो उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है बच्चों, तो यह हो जाएंगे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। यह प्रश्न जो है रिपीट हुआ है तो उसको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम करोगे वैसा ही आपको परिणाम भी मिलेगा। तो जिस प्रकार से आप बच्चों पढ़ोगे वैसा ही आपका जो है मार्क्स मिलेगा, वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। इस चीज से आपको समझ में यह समझना चाहिए कि जैसा काम वैसा परिणाम। यह जो बच्चों यह प्रकार का रचना है, याद रखिएगा, लेकिन इससे रिलेट करके मैंने आपको समझाया है। यह एक प्रकार क्या है बच्चों, यह एक प्रकार का रचना है जिसके लेखक कौन है बच्चों, तो यह है जिसके जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन हो जाएंगे बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का प्रहसन है, प्रहसन। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटू राम कौन था बच्चों, तो यह जो प्रश्न है बड़ा ही अलग तरीके से आता है, क्योंकि पलटू राम का जिक्र हुआ नहीं है फिर भी यह पूछा जाता है। तो याद रखिएगा डाक बाबू को आप लोग। पलटू राम कौन था बच्चों, तो यहाँ पर डाक बाबू को याद रखिएगा, क्योंकि वही ऑप्शन में जो है जिसे हम लोग आंसर लगा सकते हैं। देखिए कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म जो है बच्चों यह जो है यह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। कछुआ धर्म जो है बच्चों यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो लहना सिंह जो है वह सोचता तो है कि मेरा मृत्यु किरण सिंह की गोद में हो रहा है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वह होता है बच्चों वजीरा सिंह की गोद में। किसके गोद में, वजीरा सिंह की गोद में होता है। उसके जो जांघ पर वह सोया हुआ था और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके पैरों में गोली लगी हुई होती है। और देखिए कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था बच्चों, तो उस वक्त जो है भारत अंग्रेजों का गुलाम था, वह अंग्रेजों के साथ था, लेकिन किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि बच्चों किसके विरुद्ध वह युद्ध कर रहे होते हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो यह जर्मनी के साथ बच्चों संघर्ष हुआ था। जर्मनी के साथ संघर्ष कहने का अर्थ है कि उससे लड़ाई हो रहा था। उधर जर्मनी था और इधर से हम लोग थे, इस प्रकार से वहां पर हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है बच्चों, तो जायसी जी जिन्होंने अपने एक आंख की उपमा जो है वह दर्पण से करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो पद्मावत है, अखरावट है, चित्ररेखा भी है, लेकिन भक्तमाल नहीं है, चूंकि यह नाभादास जी का रचना है। चूंकि मैंने इसे ऊपर भी आपको बताया है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग भक्त चरित्रों की माला भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और जल्दी से बताइए कि 50 में से आपका कितना सही हुआ बच्चों, 50 में से आपका कितना सही हुआ। और इसको कमेंट में बताने के बाद इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसे वीडियोज आते रहेंगे आपको पूरा जो आपके एग्जाम तक बच्चों। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर वही प्रश्न लाया जाता है जो कि सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में लड़े बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।